स्टार्ट। कुछ अन्य भारतीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उक्त चारों भाषाओं को संविधान के 100वें संविधान के संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार अब इन चारों भाषाओं को भी संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी और इन भाषाओं और इनके साहित्य के विकास के लिए कदम उठाने होंगे। दरअसल भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई संविधान की 8वीं अनुसूची का आकार समय समय पर बढ़ाए जाने की नीति केंद्र सरकारों ने अपनाई है। 1950 में संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। सन 1967 में इस अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा भी जोड़ दी गई। सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की संसद ने अनुमति दे दी। इस प्रकार 1992 तक 18 भाषाएं इस अनुसूची में शामिल थीं, जिनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। इसके अलावा अभी 30 से ज़्यादा भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग हो रही है। उम्मीद है देर सबेर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र इन भाषाओं को भी इसमें जगह मिल जाएगी, परंतु ज़रूरत है इन भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के औचित्य और उद्देश्य पर विचार करने की। आज़ादी के समय देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थीं, जिससे संविधान निर्माताओं के सामने इनमें से कुछ भाषाओं को शासकीय पत्राचार का माध्यम चुनने की समस्या थी। इसलिए 14 ऐसी भाषाओं को चुनकर उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिन्हें 91% लोग आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते थे। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल होने के साथ ही सरकार द्वारा इन भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्य बात यह है कि इन भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में एक माध्यम के रूप में चुना जा सकता है। दूसरे 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं और उनके साहित्य के विकास के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, परंतु सरकार द्वारा भाषाओं के संबंध में अपनाई जाने वाली इस नीति से कई प्रश्न भी सामने आते हैं।
सबसे अहम बात यह है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड बना रखा है।